Hey Shriyangulam family, welcome back. Let's start our new fan fiction. हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? सबसे पहले हमारे पेरेंट्स, बाद में हमारे सिबलिंग्स, उसके बाद हमारे दोस्त एंड देन जो हमारी लाइफ में एक प्रीशियस प्लेस कैरी करने वाला होता है वो होता है हमारा लाइफ पार्टनर, जो इन सब लोगों के बाद हमारे लिए मोस्ट प्रीशियस होता है, जो अगर अच्छा हो तो हमारी लाइफ ब्यूटीफुल फ्लावर की तरह हो जाती है जो कभी भी मुरझाती भी नहीं। वही इंसान अच्छा ना हो तो लाइफ फील्स जस्ट लाइक हेल। रिश्ते में जितना इम्पोर्टेंट प्यार होता है उतना ही इम्पोर्टेंट ट्रस्ट भी होता है। यही ट्रस्ट, बाउंडिंग, लव, केयर दो लोगों को आपस में बांध के रखते हैं। सच्चा प्यार सिर्फ गिफ्ट्स एक्सचेंज से, वादों से, केयर से, प्रिटेंडिंग से नहीं होता। सच्चा प्यार होता है फीलिंग्स में, इमोशंस में। जिस जगह हमें हमारे पार्टनर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस जगह वो हमारे लिए खड़ा रहे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ ट्रस्ट इन एनी रिलेशनशिप। ट्रस्ट की एक अलग वैल्यू होती है। इनफैक्ट नॉट इन रिलेशनशिप, चाहे रिश्ता कैसा भी हो, दोस्ती का हो, सिबलिंग्स का हो, मदर फादर का हो, या फिर पेरेंट्स और हमारा हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ट्रस्ट, जो हमारे रिश्ते का बेस होता है। अगर ट्रस्ट रिलेशनशिप में हो तो दुनिया की कोई भी ताकत हमारा रिलेशनशिप ब्रेक नहीं कर सकती। खैर, एक ब्यूटीफुल मेंशन जो बहुत अच्छे से आज डेकोरेट किया गया था। हर तरफ ब्लैक एंड वाइट रोजेस का डेकोरेशन था। बहुत सारे गेस्ट ऑलरेडी मेंशन में इनवाइटेड थे। हर तरफ चहल पहल थी और बहुत खुशनुमा माहौल था। पोडियम पर खड़ा अल्फा, जिसकी नज़रें एंट्री गेट पर थी। वैसे तो वाइट और ब्लैक इसका कॉम्बो मैरिज में थोड़ा वियर्ड था ना, बट ये वेडिंग इसी तरह से प्लान की गई थी कि दोनों मतलब अल्फा और ओमेगा, इनकी चॉइसेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था। अल्फा जहाँ ब्लैक लवर था वही ओमेगा को वाइट हद से ज़्यादा पसंद था। पर अल्फा ब्लैक लवर होने के बावजूद भी अपने ओमेगा के लिए वेडिंग में आज फुल्ली वाइट टक्सीडो पहन के पोडियम पर उसका इंतजार करते खड़ा था। वही कुछ ही देर बाद एक ब्यूटीफुल ओमेगा उस वेडिंग वेन्यू पर एंट्री करता है। उसका हाथ एक टॉल, हैंडसम और मस्क्यूलर अल्फा ने पकड़ के रखा था। ओमेगा के फेस पर बहुत ब्यूटीफुल स्माइल थी और उसने ब्लैक वेयर किया हुआ था। उसके फेस को वेल से कवर किया गया था। ओमेगा की नज़रें नीचे थी और दिल की धड़कनें हद से ज़्यादा बढ़ी हुई थी। वेल की वजह से उस ओमेगा का क्लियर फेस तो नज़र नहीं आ रहा था, पर हर कोई उसके अपीयरेंस से ही ये समझ चुका था कि ये सच में बहुत ब्यूटीफुल होगा। वो अल्फा उस ब्यूटीफुल ओमेगा का हाथ पकड़ के पोडियम पे खड़े अल्फा की तरफ उसे लेके जा रहा था। वही पोडियम पर खड़ा ग्रूम, उसकी दिल की धड़कनें तो बस, अगर इस वेन्यू पर वो हल्का सा स्मूथिंग कामिंग म्यूजिक नहीं चल रहा होता तो शायद उस अल्फा के दिल की धड़कनें उस म्यूजिक का काम यहाँ कर सकती थी और सबको क्लियरली सुनाई भी देती। उस अल्फा के फेस की स्माइल तो बस देखने लायक थी। खैर, फेस तो ओमेगा का कवर था ना, अल्फा तो क्लियरली सबको विजिबल था। शोल्डर तक आते हल्के से लॉन्ग हेयर्स, जिन्हें बहुत परफेक्टली सेट किया गया था। डीप एंड शाइनी आईज, जिनमें आज खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती थी। शार्प नोज, चेरी लिप्स और लिप्स के नीचे एक छोटा सा मोल, शार्प जॉ लाइन, परफेक्ट फेशियल फीचर्स। वैसे तो आज पूरी दुनिया हैरान थी क्योंकि इस कोल्ड रूड फेस पर भी एक ब्यूटीफुल स्माइल जो थी, ये अल्फा जो दुनिया के लिए आज तक नहीं मुस्कुराया,
अपनी वेडिंग में एक ब्यूटीफुल स्माइल कैरी किए अपने ओमेगा के प्यार में पूरी तरीके से पागल लग रहा है। और हो भी क्यों ना, वो ओमेगा भी उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल जो है। खैर, फाइनली उस अल्फा का इंतज़ार ख़त्म हुआ और उसके सामने उसके ओमेगा का हाथ था। वो अल्फा उस ओमेगा का हाथ बहुत केयरफुली और जेंटली पकड़ता है और उसे स्टेज के ऊपर ले लेता है। साथ ही वो अल्फा उस सेकंड अल्फा की तरफ देखता है जो उस ओमेगा को कैरी किए इस वेन्यू पर लाया था और एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, थैंक यू वेरी मच मिंजू का, आज तक मेरे लंजा की केयर करने के लिए। नहीं मिंजू एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ कहते हैं, वो मेरे भाई की तरह है तो उसका अच्छे से ख्याल रखना। विंग नोट करता है और अपने लंजा को स्टेज के बीचों बीच लेके जाता है। साथ ही वो प्रीस्ट को वेडिंग स्टार्ट करने का इशारा भी कर देता है। प्रीस्ट भी नोट करते हैं और वेडिंग स्टार्ट हो जाती है। सारे वॉव्स लेने के बाद वो दोनों भी रिंग एक्सचेंज करते हैं और बाद में उन दोनों के हाथ में रेड थ्रेड बांध दिया जाता है। उसके बाद उन दोनों को अर्थ हेवन, एंसेस्टर्स, अपने एल्डर्स और बाद में एक दूसरे को बो करने के लिए कहा जाता है। फाइनली सब कुछ होने के बाद एक ब्यूटीफुल किस के साथ वेडिंग लॉक करने के लिए प्रीस्ट बोलता है और ये वही मोमेंट था जब विंग अपना कंट्रोल हल्का सा लूज कर देता है। अपने ओमेगा के वेस्ट में हाथ डालकर विंग ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था। विंग को अपने ओमेगा के खूबसूरती पर कुछ ज़्यादा ही यकीन था, इसलिए तो उसने ओमेगा के फेस पर से पूरी वेल को नहीं हटाया, जस्ट इतना ऊपर किया कि उसके लिप्स नज़र आए और उसने फाइनली एक डीप बट नॉट लॉन्ग किस के साथ वेडिंग को सील किया। वो ओमेगा जो पूरी तरीके से ब्लश हो चुका था और अपनी नज़रों को झुका चुका था, वो तो सच में गॉड का थैंकफुल है कि उसके अल्फा ने जिद की थी इस वेल को पहनने की, वरना आज वो अपनी एम्बेरसमेंट को कहाँ ही छुपा पाता। जहाँ एक तरफ उस ओमेगा का दिल ऊपर नीचे हो रहा था, वही पूरे वेडिंग हॉल में क्लैपिंग की साउंड गूंज रही थी। वो अल्फा मतलब विंग अपने ओमेगा मतलब लंजा के वेस्ट में अपना हाथ डालता है और उसे अपने साइड में ही खड़ा कर लेता है। बहुत सारे लोग तुरंत ही वेडिंग कंप्लीट होने के बाद उन्हें गिफ्ट्स दे रहे थे, साथ ही उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, उनकी हैप्पी मैरिज के लिए विश कर रहे थे। विंग जो बहुत खुश था, वही वांगजी मतलब लंजा सबको एक सॉफ्ट स्माइल से नोट कर रहा था, पर वो सॉफ्ट स्माइल भी किसी को फिलहाल विजिबल नहीं थी। कुछ ही देर बाद सारे गेस्ट से मिलना हो जाता है और बाद में फाइनली वेडिंग बैंक्वेट का और कुछ बचे कुचे रिचुअल्स का टाइम था। जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिचुअल बचा हुआ था, फाइनली विंग और वांगजी उस रिचुअल को भी कंप्लीट करते हैं, मतलब वाइन एक्सचेंज सेरेमनी। उसके बाद वो दोनों भी अपना वेडिंग फूड एंजॉय करते हैं और फाइनली वेडिंग कंप्लीट हो चुकी थी। सारे गेस्ट धीरे धीरे जाना स्टार्ट हो चुके थे। वैसे इस एक्सक्लूसिव वेडिंग को बहुत सारी मीडिया, पेपराजीज, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सब ने मिलकर कवर किया था और आज इस कंट्री में सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक इन्हीं दोनों की शादी बनी हुई थी। द रीज़न इज वी वूशियान, वह कॉरपोरेशन का इकलौता हायर, उसने फाइनली अपनी वेडिंग लाइफ में एंटर किया था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबल बैचलर्स आज फाइनली सिंगल का टैग छोड़कर इन रिलेशनशिप में एंटर कर जो चुका था। एंड उससे भी इम्पॉर्टेंट था स्टेटस। विवोशियन जहाँ आसमान में जगमगाता सूरज था, वही उसने जिस इंसान से शादी की थी उसे तो कोई इस दुनिया में जानता भी नहीं था। उन दोनों का स्टेटस उतना ही ज़्यादा डिफरेंट था जितना डिफरेंट होता है आसमान में सूरज, वही दूसरी तरफ ज़मीन में भीड़ में कहीं खिला हुआ एक
छोटा सा फूल जो बस उस सूरज के सपने ही देख सकता है। पर फाइनली आज वो दोनों भी साथ थे और साथ होने का सबसे बड़ा रीज़न था प्यार। और ये प्यार ओमेगा की तरफ से शायद अभी भी क्लियर नहीं था, बट अल्फा अपने ओमेगा के प्यार में पूरी तरीके से पागल था। पहली नज़र का प्यार क्या होता है और उसका मुकम्मल होना क्या होता है, ये बात तो बस विंग से पूछनी चाहिए, पूरी नॉवल लिख के रख देगा। खैर, बैक टू द वेडिंग। पूरा मेंशन खाली हो चुका था और अब उस मेंशन में बस सर्वेंट्स जो वेडिंग के बाद अपने वर्क में लग चुके थे, क्लीनिंग के। उसके बाद अल्फा ओमेगा का वो न्यूली वेडेड कपल नीमिंजू और उनका ओमेगा मेंग्याओ, एंड लास्ट जियांग फैंगमियान और जियांग चैंग जो दोनों भी अल्फा है और विंग के रिलेटिव है, वही मौजूद थे। नीमिंजू और मेंग्याओ विंग और वांगजी के सामने खड़े थे। नीमिंजू विंग की तरफ देखते हैं और रिस्पेक्टफुली बोलते हैं, आई होप कि आप हमारे वांगजी का ख्याल रखेंगे और उसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझने की कोशिश करेंगे। अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स देना उसे आता नहीं है, थोड़ा डरपोक है और थोड़ा शर्मीला भी। वैसे तो उसमें हिम्मत की कमी नहीं है, पर जब तक वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होता तब तक उसे थोड़ा वक्त दीजिएगा। हमेशा उससे प्यार करते रहिए, क्योंकि मदर, फादर और गगो को एक्सीडेंट में खोने के बाद वो बहुत शांत हो चुका है। बचपन से हमारे साथ था, इसीलिए हमारे साथ कंफर्टेबल था, पर अभी भी वो हमसे भी अपने दिल की बात खुल के कह नहीं पाता। तो अब आप उसकी लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके अल्फा है, तो हमेशा उसके दिल को समझने की कोशिश कीजिएगा। विंग नीमिंजू की तरफ देखकर नोट करता है और सॉफ्टली कहता है, आप तो जानते हैं कि मैं इससे पहली नज़र में ही प्यार करने लगा था, एंड थैंक यू वेरी मच आज तक मेरे लंजा का ख्याल रखने के लिए। अपनी फैमिली को खोने के बाद भी आपने इसे जो प्यार, केयर और अटेंशन दी है, उसके लिए इसके साथ अब मैं भी हमेशा आपका ग्रेटफुल रहूँगा। और जैसा कि आपने कहा, मैं हमेशा इसे समझने की कोशिश भी करूँगा और इसका हर कदम पे साथ भी दूँगा। नीमिंजू और मेंग्याओ एक सॉफ्ट स्माइल के साथ नोट करते हैं। मेंग्याओ विंग की तरफ देखता है और बाद में वांगजी के तरफ देखते हुए सॉफ्टली कहता है, ऑलरेडी बहुत नाइट हो चुकी है, अब हमें निकलना चाहिए। विंग मेंग्याओ की तरफ देखकर कहता है, ऑलरेडी नाइट हो चुकी है तो आज आप रात यही स्टे कर सकते हैं, ऑलरेडी रूम प्रिपेयर कर दिया गया है। नीमिंजू तुरंत विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, अरे नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सारे रिचुअल्स तो कंप्लीट हो चुके हैं, वैसे भी डिस्टेंस कुछ ज़्यादा नहीं है, तो हमारा निकलना ही सही होगा। विंग नोट करता है। मेंग्याओ और नीमिंजू दोनों मिलकर वांगजी को हग करते हैं और फाइनली वो दोनों भी वहाँ से जाने के लिए निकल जाते हैं। वांगजी जिसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने मिंजू को और अपने याओ को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पर अब उसका रियल घर उसके अल्फा के पास ही होगा ना। अपने अल्फा के साथ उसे अब अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करना है। वांगजी जो रो रहा था और इस बात को विंग समझ चुका था। विंग वांगजी को अपने पास करता है और उसे साइड से हक करता है। जियांग चैंग जो साइड में खड़ा था वो विंग की तरफ देखता है और सॉफ्टली कहता है, विंग अपने ओमेगा को लेकर अपने रूम में जाओ और दोनों भी रेस्ट करो। वैसे तो आज तुम्हारी वेडिंग नाइट है, रूम भी प्रिपेयर कर दिया गया है और वैसे भी रेस्ट तुम करने वाले नहीं हो, पर खैर बोलना मेरा काम है। वांगजी जो अभी तक सेंटी फील कर रहा था, अचानक ये वेडिंग नाइट की बात सुनकर उसके माइंड में कुछ क्लिक होता है और अचानक ही उसके पेट में बटरफ्लाइज और गूस बम्स वो फील कर सकता था। उसके फेस पर हल्का सा ब्लश भी आ चुका था, बट थैंक गॉड टू विंग और उसकी जिद, वेल उसकी वजह से ना वो फेस विजिबल था और ना ही उसके ऊपर का वो ब्यूटीफुल ब्लश। खैर, जियांग चैंग तो विंग को टीज कर रहा था और विंग इस बात पर आज उसे कुछ कह भी नहीं पाता, क्योंकि ऑब्वियसली जियांग चैंग की बात कहाँ झूठ थी। खैर,
विंग नोट करता है और जियांग चैंग और जियांग फैंगम्यान अपने रूम की तरफ निकल जाते हैं। वही विंग जो अब वांग जी के साथ वही था, वो सीधा वांग जी को अपने बाहों में ब्राइडल स्टाइल कैरी कर लेता है। वांग जी जो इस एक्शन से थोड़ा चौंक चुका था, उसने तुरंत ही अपने अल्फा के क्लोथ्स को टाइटली पकड़ लिया। ये देखकर विंग के फेस पर स्माइल आ गई। वही वांग जी ने अपने फेस को अपने अल्फा के चेस्ट में हाइड कर लिया था। स्टेयर्स से होते हुए विंग वांग जी को उस मैंशन के सबसे लग्जरियस रूम के बाहर लाता है। फाइनली अपने लेग से किक करके वो उस डोर को ओपन करता है, जिस रूम के डोर पर ही नॉटीली लिखा था, डू नॉट डिस्टर्ब। जरूर ये जियांग चैंग का काम होगा। खैर, विंग उसे देखकर बस एक स्माइल करता है और अपने ओमेगा को फाइनली वो रूम में अंदर लेके जाता है। किक से ही वो डोर को लॉक करता है और बाद में विंग वांग जी को उस लग्जरियस रूम के किंग साइज बेड पर सॉफ्टली बिठा देता है। विंग जो बहुत डेस्परेट था अपने ओमेगा का वेल हटाकर उसका फेस देखने के लिए, वो अपने ओमेगा के सामने बेड के साइड में अपनी नीज पर बैठ जाता है और पहले तो वो वांग जी को एक नज़र देखता है। उसके बाद वो वांग जी के दोनों हाथों को अपने दोनों स्ट्रॉन्ग हाथों के बीच में होल्ड करते हुए सॉफ्टली कहता है, आई लव यू माय ओमेगा। इतना बोलकर विंग वांग जी के दोनों हाथों पर सॉफ्ट किस करता है और उसके बाद वो वांग जी से परमिशन मांगता है उसकी वेल हटाने का। वांग जी एक नोट करता है। विंग धीरे धीरे वांग जी के वेल को उससे हटाता है और फाइनली ब्यूटीफुल आईज जो शर्म से नीचे झुकी हुई थी, हल्का सा फ्लफी बट शार्प नोज, पिंकिश लिप्स, चीक जो मेकअप के ब्लश की वजह से नहीं बल्कि नेचुरल ब्लश की वजह से बहुत ज़्यादा क्यूटली हल्के से रेड हुए थे, शार्प जॉ लाइन, लिप्स जो हल्के से कांप भी रहे थे। परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी। पहले तो उस रूम में बस वांग जी की ही हार्ट बीट सुनाई दे रही थी, क्योंकि उसका अल्फा फर्स्ट टाइम वेडिंग के बाद उसका फेस जो देखने वाला था, पर अब उस हार्ट बीट में और एक हार्ट बीट इंक्लूड हो चुकी थी। विंग जिसका हार्ट हद से ज़्यादा बीट कर रहा था अपनी ओमेगा के ब्यूटी को देखकर। उसने जितना सोचा था आज वांग जी उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग जो वांग जी की ब्यूटी को एडमायर कर रहा था, अचानक उसकी नज़र अपनी ओमेगा के आईज की तरफ जाती है जो अभी भी झुकी हुई थी। विंग उठ जाता है और वो वांग जी के साइड में ही बेड पर बैठ जाता है। वो वांग जी को अपने पास लेता है और वांग जी के तरफ देखते हुए सॉफ्टली कहता है, क्या मेरा ओमेगा अपनी अल्फा को नहीं देखना चाहता? एटलीस्ट अब तो मुझसे डरना बंद कर दो और अपनी नज़रों को उठाकर मेरी तरफ अब तो तुम देख ही सकते हो, क्योंकि अब मैं ऑफिशियली तुम्हारा अल्फा बन चुका हूँ, तुम्हारा हस्बैंड। तो अब मुझे अपने ओमेगा से ऐसे अनजानों की तरह बिहेव का ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा ओमेगा मेरी आंखों में देखकर मुझसे बात करे। वांग जी जब ये सुनता है वो फाइनली अपनी नज़रों को ऊपर करता है। वैसे कहना पड़ेगा जितना खूबसूरत वांग जी हैं उससे कई ज़्यादा हैंडसम फिलहाल वांग जी की नज़र में उसका अल्फा है। ये परफेक्ट पेयर है, एक डैम हॉट एंड हैंडसम, वही दूसरा डैम प्रिटी एंड ब्यूटीफुल। खैर वो अल्फा ओमेगा एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और दोनों के फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल थी। विंग जो वांग जी की आंखों में पूरी तरीके से खो चुका था, अनकॉन्शियसली ही धीरे धीरे वो वांग जी की तरफ बढ़ने लगता है, उसके लिप्स के करीब। वांग जी जो फिलहाल विंग की आंखों में ही खोया हुआ था, उसे विंग के आगे का मूव का अंदाज़ा नहीं था, जिस वजह से वो थोड़ा हड़बड़ा और बहुत ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि विंग ने वांग जी के लिप्स पर अपने लिप्स को रख दिया था और अनकॉन्शियसली ही विंग की आईज क्लोज हो चुकी थी।
वैसे देखा जाए तो वांग जी थोड़ा डरा हुआ था, थोड़ा हड़बड़ाया हुआ था, पर फाइनली आज उसके सामने उसका अल्फा था जिससे अभी अभी उसकी शादी हुई है। और शायद कहीं ना कहीं वांग जी भी विंग के लिए फील तो करता है ना, तो उसके हाथ अनकॉन्शियसली ही विंग के शोल्डर पर चले जाते हैं और उसने भी अपनी आइज़ को क्लोज कर लिया था। एक डीप पैशनेट किस के बाद वांग जी जो ब्रीद आउट हो चुका था, उसने अपने हेड को अपने अल्फा के शोल्डर पर रख दिया था और वो डीप ब्रीदिंग ले रहा था। वही वांग जी का ये रिएक्शन देखकर विंग के फेस पर स्माइल आ चुकी थी और वो अपने ओमेगा के बैक को अपने हाथों से प्यार से रब कर रहा था। जब वांग जी अपनी ब्रीदिंग को और अपनी हार्ट बीट को स्टेबल करने की कोशिश कर ही रहा था, तभी उसे अपने अल्फा की डीप वॉइस अपने ईयर में सुनाई देती है। विंग वांग जी के करीब झुककर उसके ईयर में हल्के से विस्पर करते हुए कहता है, क्या मेरा ओमेगा इस रिश्ते को और अपने अल्फा को नेक्स्ट स्टेप तक जाने की परमिशन देगा? ऑनेस्ट आंसर करना माय ओमेगा, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? और अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो हम ये बाद में भी ट्राई कर सकते हैं। तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ, इसीलिए चाहता हूँ कि कंफर्टेबल होकर मुझे ऑनेस्ट आंसर करो। क्या तुम इन सब चीज़ों के लिए रेडी हो या हमें कुछ टाइम लेना चाहिए? इतना बोलकर विंग वांग जी को मतलब उसके हेड को अपने शोल्डर से उठाता है और उसकी तरफ देखने लगता है, उसके आंसर का वेट करने लगता है। वांग जी जो ऑब्वियसली डरा हुआ था, थोड़ा सहमा हुआ था, वो विंग को कुछ भी आंसर नहीं करता। विंग जब ये देखता है वो वांग जी के फेस पर अपना हाथ रखता है और उसे सॉफ्टली मूव करते हुए कहता है, मैंने कहा ना, अपने अल्फा की आंखों में देखो और उसे आंसर करो, क्योंकि तुम्हारा अप्रूवल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस वेडिंग हो गई और मैं तुम्हारा अल्फा बन गया, इसलिए हम ये सब कुछ करें ये ज़रूरी नहीं। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम अभी भी मुझे लेकर श्योर नहीं हो और सिर्फ मैं अल्फा हूँ या तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं खुद को तुम पर फोर्स नहीं करूँगा और ना ही तुम्हें सिर्फ इसके लिए हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने की या खुद को इस रिश्ते में फोर्स करने की ज़रूरत है। तो अब अपने इस ब्यूटीफुल लिप्स को ओपन करो और अपने अल्फा को आंसर करो। वांग जी जो विंग की ये सारी बातें सुन रहा था, वो फाइनली अपनी आइज़ को ऊपर करता है और विंग की तरफ देखता है। विंग जो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसे वो इन सब चीज़ों के लिए ग्रीडी ना हो। उसकी आंखों में इनफैक्ट आज खुशी थी कि उसने अपने प्यार को एटलीस्ट हासिल तो कर लिया। अब उसका प्यार उसका ओमेगा कहलाएगा। रही बात इन सब बातों की या इन सब चीज़ों की, तो इमोशनल बॉन्ड इम्पॉर्टेंट होता है, उसके बाद फिजिकल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। अगर इमोशनल बॉन्ड ही ना हो तो चाहे हम फिजिकली कितना भी ज़्यादा इंक्लूड हो, उस रिश्ते को कोई भी मतलब नहीं होता। लास्ट में उसे नाम सिर्फ नीड्स का मिलता है और विंग इस रिश्ते को नीड्स का नाम नहीं देना चाहता था और ना ही वो ये चाहता था कि वांग जी उसे सिर्फ उसकी बॉडी के लिए ग्रीडी समझे, क्योंकि विंग अपनी सच्चे दिल से वांग जी से प्यार करता था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और हेजिटेटली बोलता है, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं आपको डिनाई कर रहा हूँ, पर कुछ ही दिनों में मेरी हीट स्टार्ट होने वाली है, 15-20 दिनों में। तो क्या आप तब तक? इतना बोलकर वांग जी अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है और वो अपने बोलने को कंटिन्यू करते हुए कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको मना कर रहा हूँ। अगर आप चाहे तो मुझे आज भी, इससे पहले कि वांग जी आगे का वर्ड कंप्लीट कर पाता या लाइन कंप्लीट कर पाता, उसे अपनी चिन पर एक सॉफ्ट टच फील होता है जो उसके हेड को ऊपर करता है। विंग वांग जी की आंखों में देखते हुए सॉफ्टली कहता है, वो भी स्माइल के साथ, इट्स ओके, अगर मेरा ओमेगा अपनी हीट में अपने अल्फा को एक्सेप्ट करना चाहता है तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट तब तक हम दोनों एक दूसरे को हक, कडल और एक ही बेड पर सो तो सकते हैं ना?
क्या तुम इसमें कंफर्टेबल हो या फिर मैं काउच पर? इससे पहले कि विंग अब अपनी लाइन कंप्लीट करता, वांग जी उसके लिप्स पर अपने फिंगर्स को रख देता है और सॉफ्टली कहता है, नहीं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और आज भी मैं आपको डिसरिस्पेक्ट या रिजेक्ट। विंग तुरंत वांग जी को कट ऑफ करते हुए कहता है, इसमें बात ना ही डिसरिस्पेक्ट की है और ना ही रिजेक्शन की। ऑब्वियसली रिश्ते में टाइम सबको लगता है और मेरे लिए भले ही ये लव मैरिज है, पर मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे लिए ये अरेंज मैरिज की तरह ही है। कोई नहीं, जब तक तुम्हारी परमिशन ना मिले कुछ भी नहीं होगा। चलो, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, साथ ही तुम बहुत टायर्ड भी लग रहे हो, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम दोनों को सोना भी तो होगा ना। वांग जी नोट करता है। विंग वांग जी के फॉरहेड पर एक सॉफ्ट किस करते हुए कहता है, तुम्हारे लिए क्लोथ्स ऑलरेडी मैंने क्लोजेट में अरेंज करवा दिए हैं, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। वांग जी नोट करता है और वो बेड से उठ जाता है। वांग जी वहाँ से वॉशरूम की तरफ जा ही रहा था, तभी वो अपने कदमों को रोक देता है और पीछे मुड़कर विंग की तरफ देखने लगता है। विंग जो ऑब्वियसली समझ चुका था, वो एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, कुछ चाहिए है? वांग जी नोट करता है। विंग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हुए कहता है, और क्या? वांग जी हेजिटेटली बोलता है, हेल्प। विंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, पर वो अपनी जगह से उठ जाता है। वो वांग जी के सामने जाता है और उसके दोनों शोल्डर पर हाथ रखते हुए सॉफ्ट वॉइस में कहता है, हर बात पर इतना हेजिटेट करना और मुझसे डरना बंद कर दो। जो भी चाहिए उसे स्ट्रांगली अपने अल्फा के सामने डिमांड करो और तुम्हारा अल्फा तुम्हें वो सब कुछ ज़रूर देगा, समझ गए? वांग जी नोट करता है। विंग तुरंत बोलता है, अब बताओ कैसी हेल्प? वांग जी विंग की तरफ अपनी नज़रें उठाकर देखता है और अपनी ब्रेकिंग वॉइस को इस बार थोड़ा कंट्रोल करते हुए कहता है, वो मेरे हेयर्स में बहुत सारी पिंस हैं जिससे वेल और बाकी चीज़ें सेट की गई हैं, तो क्या आप मुझे हेल्प? इससे पहले कि वांग जी आगे की बात बोल पाता, विंग वांग जी को वैसे ही होल्ड करते हुए मिरर के सामने लेके जाता है। वो वांग जी को चेयर पर बैठा देता है और उसके हेयर से वो सारी हेयर एक्सेसरीज, पिंस और वेल हटाने लगता है। जब विंग वांग जी के हेयर से वो सब कुछ हटा देता है, उसके बाद विंग वांग जी के हेयर्स में अपने सॉफ्ट हैंड से या यूँ कहा जाए अपने फिंगर्स का यूज़ करते हुए मसाज करने लगता है, जिससे वांग जी को थोड़ा रिलीफ फील हो। ऑब्वियसली वो एक ओमेगा है, उसके हेयर्स में बहुत सारी पिंस थी, जिस वजह से उसे अनकंफर्टेबल फील तो हो ही चुका होगा, क्योंकि विंग जानता है ना कि वांग जी कैसा इंसान है। उसे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। ज़्यादा मेकअप, ज्वेलरीज, इन सब का शौक वांग जी नहीं पालता। वांग जी एक सिंपल लाइफस्टाइल कैरी करता है, इसीलिए तो विंग का उस पर दिल आया है। खैर, वांग जी की कुछ देर मसाज करने के दौरान वांग जी जो थोड़ा स्लीपी फील कर रहा था, विंग जब ये देखता है, वो वांग जी को सॉफ्टली बोलता है अपनी मसाज को रोकते हुए, पहले फ्रेश हो लो, अभी सोना सही नहीं होगा। वांग जी जो बहुत ज़्यादा स्लीपी फील कर रहा था, वो नोट करता है और उठ जाता है। विंग ने उसकी बाकी ज्वेलरीज, मतलब उसके नेक में जो नेकलेस वगैरह थे और बाकी ब्रेसलेट, उसकी एक्स्ट्रा रिंग्स वगैरह निकाल दी थी। वेडिंग रिंग उसके हाथ में थी। साथ ही उसके ब्लेजर को उतारने में भी विंग ने वांग जी की हेल्प की थी और उसके बाद उसने वांग जी को बाथरूम में भेज दिया और वो खुद क्लोजेट में चला गया, खुद के और वांग जी के क्लोथ ढूंढने। जब वो क्लोजेट में गया तो उसने देखा कि यहाँ बहुत सारे वांग जी के क्लोथ्स तो हैं, पर नाइट को पहने ऐसे वांग जी के कंफर्टेबल क्लोथ्स अभी तक यहाँ अरेंज नहीं हुए हैं। वैसे भी ये सारी शॉपिंग विंग और वांग जी ने तब की थी जब वो अपनी वेडिंग शॉपिंग भी कर रहे थे। तभी विंग को जो ड्रेसेस, ज्वेलरीज, एक्सेसरीज, जो कुछ भी वांग जी के लिए पसंद आ रहा था, वो लेके रख रहा था। वांग जी ने मना तो किया था, पर विंग वांग जी की कहाँ सुनने वाला था। पर ये सारे ड्रेसेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, पर नाइट को पहनने लायक नहीं थे। विंग एक डीप ब्रीथ लेता है और खुद के ही हेड को हल्के से टैप करते हुए कहता है, मैं ये कैसे बोल सकता हूँ कि उसे रात को पहनने में भी कुछ लगेगा। कल जाके खरीद तो लाऊंगा, पर अभी क्या दूँ उसे। विंग
एक डीप ब्रीथ लेता है और उस क्लोजेट को ऑफ कर देता है। उसके बाद वो अपने क्लोजेट की तरफ आता है और वहाँ से एक वाइट सिल्की शर्ट और अपने शॉर्ट पैजामास को ले लेता है जो कंफर्टेबल हो, और उसे लेकर वो वॉशरूम के गेट के पास जाता है। गेट पर नॉक करता है और वांग जी को बता देता है कि उसके क्लोथ्स विंग ने निकाल लिए हैं और वो उसे ले सकता है। वांग जी तुरंत ही गेट को ओपन करता है और अपने हाथ को बाहर निकालता है। विंग उन क्लोथ्स को वांग जी के हाथ पर रखते हुए सॉफ्टली कहता है, एक्चुअली ये मेरे हैं, बट तुम्हें यही पहनने होंगे क्योंकि तुम्हारे क्लोथ्स में नाइट के लिए कंफर्टेबल ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कल जाके खरीद लेंगे, तब तक आज के लिए तुम इन्हीं से एडजस्ट कर लो। वांग जी ओके बोलता है और डोर लॉक कर लेता है। वो चेंज करके जब बाहर आता है तब विंग की नज़र वांग जी पर ठहर सी गई थी। एक्स्ट्रा लॉन्ग और बेगी शर्ट जो वाइट था और सिल्क का होने की वजह से शाइन कर रहा था, साथ ही विंग की शॉर्ट पैंट जो वांग जी को ऑलमोस्ट उसके नीस के बहुत नीचे आ रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली विंग वांग जी से हाइट में बहुत ज़्यादा लंबा है। बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा खासा हाइट डिफरेंस है उनमें। जैसे अगर वांग जी को खुद होके विंग को किस करना हो तो अपने टोस से हट के भी उसे विंग के पैरों पर खड़ा होना पड़े, और तब जाकर कहीं वो विंग की हाइट को मैच करने के लिए कैपेबल होगा। खैर, ये एग्जाम्पल था। विंग जिसकी दिल की धड़कन इस बार तो जैसे रुक चुकी हो वांग जी को देखकर, पर फाइनली जैसे तैसे करके वो खुद को होश में लाता है और बाद में उसने अपने तो क्लोथ्स निकाल ही लिए थे तो खुद फ्रेश होने चला जाता है। वही विंग फ्रेश होकर कुछ ही देर में बाहर आता है और एज यूजुअल उसने ब्लैक क्लोथ्स पहन के रखे थे, शॉर्ट पैंट एंड टी शर्ट, जिसमें विंग भी डैम हॉट लग रहा था। विंग देखता है कि वांग जी रूम में नहीं है। उसकी नज़र बालकनी की तरफ जाती है जहां वांग जी मून को देख रहा था। विंग एक सॉफ्ट स्माइल के साथ वांग जी के पास जाता है और उसे बैक से हक कर लेता है। वांग जी भी थोड़ा फ्लिंच तो करता है बट वो कुछ कहता नहीं। उसके फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल थी। विंग वांग जी के शोल्डर पर अपने हेड को रखते हुए सॉफ्टली कहता है, क्या हुआ? वांग जी मून को ही देखते हुए विंग को रिप्लाई करता है, थैंक्स कहने आया था। विंग कंफ्यूज हो जाता है और वो वांग जी की तरफ अपने हेड को करते हुए कहता है, क्या मतलब? वांग जी अपने एक हाथ को ऊपर करता है और एक स्टार के ग्रुप की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, वो 3 स्टार्स है ना, वो मेरे मदर फादर और गगर है। वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मैं आज उन्हें थैंक्स बोलने आया था क्योंकि उन्होंने मेरे पास उस पर्सन को भेज दिया जो फ्यूचर में मेरी केयर करेगा। ये सुनकर विंग एक सॉफ्ट स्माइल करता है पर थोड़ा टीजिंगली कहता है, और वो इंसान कौन है? विंग जब ये सवाल करता है वांग जी वैसे ही, मतलब विंग ने उसे होल्ड करके रखा था तो वैसे ही वो उसकी बाहों में ही टर्न होता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, वो इंसान वो मेरे सामने खड़ा है। विंग सॉफ्ट स्माइल करता है और वांग जी के नोज पर अपनी नोज को हल्के से रब करते हुए कहता है, कॉन्फिडेंस है तुम्हें कि मैं तुम्हारा फ्यूचर में हर तरह से साथ दे पाऊंगा? वांग जी तुरंत विंग के फेस को अपने दोनों हाथों में होल्ड करते हुए कहता है, जो इंसान अपने वेडिंग नाइट को सेक्रीफाइस करता है सिर्फ अपने ओमेगा के कंफर्टेबल फील कराने के लिए, क्या वो इंसान गलत हो सकता है? मेरे ख्याल से नहीं। और रही बात साथ देने की और साथ निभाने की, तो वो तो सिचुएशंस पर डिपेंड करता है ना। अब मेरे मदर फादर और गगो को ही देख लीजिए। वैसे तो वो भी मेरे साथ जिंदगी भर रहना चाहते थे पर गॉड ने उन्हें बुला लिया, तो इसमें उनकी तो गलती नहीं है ना। वो भी मुझसे दूर रहकर शायद अपसेट होंगे, पर क्या कर सकते हैं। जब वांग जी का ये रिप्लाई विंग सुनता है वो वांग जी की तरफ देखते हुए सॉफ्टली कहता है, वादा करता हूँ तुमसे, जब तक मेरी भी मौत ना आए तब तक मैं भी तुमसे जुदा नहीं होऊंगा। बस मौत ही अब इस अल्फा को इस ओमेगा से अलग कर सकती है। उसके अलावा हम दोनों में कभी भी दूरी नहीं होगी। वांग जी विंग की तरफ देखता है और थोड़ा उसके फेस पर टेंशन नजर आ रहा था, जस्ट लाइक डर। वांग जी सॉफ्टली कहता है, मैं ऑलरेडी अपने फैमिली को खो चुका हूँ, अब मैं अपनी न्यू फैमिली को नहीं खोना चाहता, तो प्लीज़ मौत की बातें मत कीजिए ना। अभी तो आप और मैं एक हुए हैं,
अभी थोड़ी देर पहले हमारी वेडिंग हुई है, तो ऐसे मत बोलिए, ये गलत होता है। विंग एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, ओके बाबा, आई एम सॉरी। चलो, लेट हो चुका है ना, सोना भी तो होगा। वांग जी नोट करता है। विंग वांग जी को फिर से अपने आर्म्स में कैरी करता है और उसे अंदर लेके आता है। वो बेड पर पहले खुद लेट जाता है और बाद में वांग जी को भी अपने ऊपर ही लिटा लेता है और वो वांग जी को खुद को कंबल से टक करने के बाद वांग जी को किसी छोटे बच्चे की तरह अपने सीने पर सुलाने लगता है। साथ ही वो अपने अल्फा स्मूथिंग फेरोमोन्स को रिलीज करने लगता है, जिससे वांग जी को उसके फेरोमोन्स की और उसकी आदत होने लगे और वो उनमें कंफर्टेबल फील करने लगे। विंग का ये पैतरा काम कर जाता है और वांग जी कुछ ही देर बाद विंग की चेस्ट पर बहुत पीसफुली सो जाता है। विंग उसकी स्लोली स्नोरिंग की वॉइस को सुन सकता था। कुछ देर बाद वांग जी को वैसे ही होल्ड किए विंग भी सो जाता है। सो इनफ फॉर टुडे। इस फैन फिक्शन में शियांग वांग के बहुत सारे लवली मोमेंट्स हैं, तो उन्हें मैं थोड़ा डीपली एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ, जैसे कि मैंने आज किया। तो आप मुझे बता देना कि आपको जल्दी से स्टोरी लाइन कंप्लीट करनी है या फिर ये ब्यूटीफुल मोमेंट इंजॉय करते हुए स्टोरी को सुनना है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर अपनी कमेंट्स थ्रू सजेस्ट कर देना। साथ ही आपको ये FF की स्टार्टिंग कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।